नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाता और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि राम मंदिर, जो अयोध्या का राम मंदिर है, उसने सदियों का घाव भर दिया है। गुलामी की मानसिकता को धर्म ध्वज ने नकार दिया है। आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं कि कर्नाटक में चल क्या रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जैसी खींचतान चल रही है, बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक पूरा बिल्कुल ड्रामा चल रहा है। और कांग्रेस आला कमान लगता है कोई फैसला नहीं कर पा रहा, फंस गया है आला कमान। 2.5 साल पहले ऐसा ही हुआ था जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर किस तरह से आर पार हो रहा है। एक तरफ कुछ लोग और टीएमसी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारी संख्या में लोग एसआईआर के समर्थन में भी सड़कों पर उतर आए। तो इस पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राम मंदिर के शिखर पर लहराई धर्म ध्वजा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराया केसरिया रंग की ध्वजा। विवाह पंचमी की अभिजीत मुहूर्त पर हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री ने पवित्र केसरिया ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का बताया प्रतीक। कहा भारत के कण कण में राम। प्रधानमंत्री ने राम राज्य से प्रेरित होने वाला भारत बनाने का किया आह्वान। कहा मैकाले वाली मानसिकता से मुक्ति जरूरी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी समर्थक बीएलओ का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर का किया घेराव। तो चुनाव आयोग ने टीएमसी को 28 नवंबर को कमीशन के साथ बैठक की बात मानी। उधर भाजपा ने ममता बनर्जी पर चुनाव अधिकारियों को डराने का लगाया आरोप। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी संघर्ष तेज। रोटेशनल सीएम की कुर्सी ने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बढ़ाया तनाव। डीके शिव कुमार कैंप का दिल्ली में डेरा। तो बेंगलुरु से लौटे खड़गे ने कहा सिर्फ आला कमान ही कर सकते हैं फैसला। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की बमबारी। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत। सोते हुए स्थानीय नागरिकों को बना लिया निशाना। खोस्त प्रांत की गर्बजोत जिले के मगलगई इलाके में हुआ यह हमला। हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सदियों के घाव जो भरे हैं और जिस तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिली है। बात पवित्र भूमि अयोध्या की, बात राम मंदिर की। अयोध्या भारत के प्राचीन नगरों में से एक, राम राज्य और भारत की आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र। लेकिन वर्षों तक अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते करते आज अपने रामलला विराजमान की मौजूदगी से अपने विराट वैभव को अयोध्या ने फिर से पा लिया है। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया। यह ध्वज मंदिर निर्माण के पूरे होने का प्रतीक भी है। पीएम मोदी ने कहा आज संपूर्ण विश्व राममय हो गया है, सदियों के घाव भरे हैं। पीएम ने कहा यह धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह धर्म ध्वज संदेश देगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यह धर्म ध्वज कामना करेगा कि बैर न विग्रह, आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं मूल्य प्रिय हैं। पीएम ने कहा आज हम उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही पीएम ने कहा पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक और युवा हर वर्ग के विकास को केंद्र में रखा गया है। पीएम ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का ये दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर हैं। यहां माता शबरी का मंदिर है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य की प्रतिमूर्ति हैं। यहां निषाद राज हैं
जो उस मित्रता के साक्षी हैं जो साधन नहीं साध्य को और उसकी भावना को पूजती है। रामनगरी अयोध्या ने एक बार अपनी भव्यता को लेकर दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर साल यहां लगभग 2 से 3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। विरासत से विकास का सूत्र भी अयोध्या से सीखा जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने हम सभी को एहसास कराया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। यानी भविष्य के भारत की सामूहिक चेतना का आदर्श भी राम मंदिर बना है। यह दौर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। यह दौर समाज में कई अनिश्चितताओं और हीन भावना से समाज को मुक्त करने का काल है। लोग अपनी संस्कृति, अपने विरासत पर गर्व करते हैं। विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र से अर्थव्यवस्था में भी काफी उछाल आया है। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों की कुल नौकरी से भी 10 गुना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक शहर तो देश में जीएसटी मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि भारत की आर्थिक गतिविधि ने देश के मंदिरों का योगदान 6 लाख करोड़ रुपए है। चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि मंदिर दर्शन और मंदिर शहरों की एक्टिविटीज देश के अन्य आर्थिक गतिविधि से मिले राजस्व से कहीं ज्यादा है। धर्म ध्वज पताका के शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह एक नए युग का शुभारंभ है। अयोध्या बदहाली का शिकार हो गया था, आज अयोध्या में हर दिन नया पर्व है। अयोध्या वैश्विक उत्सवों की राजधानी है। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम आज एक ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने हैं। कितने लोगों ने आज के दिन के लिए सपना देखा था और अपने प्राण अर्पण कर दिए थे। आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। ये राम राज्य का ध्वज है जो कभी अयोध्या में फहराता था, आज अयोध्या राम राज्य को साकार होते देख रहा है। कहते हैं राम ने राजकुमार के रूप में जंगल प्रस्थान किया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अयोध्या लौटे थे। राम संघर्ष का नाम है। राम मंदिर युगों युगों तक लाखों अनाम राम भक्तों के संघर्षों का प्रतीक बना रहेगा। तो इस पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विरासत के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखिए। 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है
तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की और क्या कुछ इस पर कहा, आइए देखते हैं। कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। तो आज अयोध्या के लिए बड़ा दिन, और सिर्फ अयोध्या ही क्यों, पूरे देश के लिए बड़ा दिन और पूरे विश्व के लिए भी एक बड़ा दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और धर्म ध्वज को उन्होंने फहराया है। एक साथ बहुत सारे संदेश प्रधानमंत्री ने वहां से दिए भी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आज प्रधानमंत्री ने वहां से बातें रखी हैं, कई, एक तो देखिए उन्होंने समेकित तौर पर कि किस तरह से ये सदियों का घाव भरा है, इसमें कितनी सदियां चली गईं। भगवान राम को तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन उनके भक्तों का वनवास अगर गिना जाए, उनके राम मंदिर चाहने वालों का वनवास अगर गिना जाए, तो वो तो बहुत बड़ा वनवास हो गया। सदियों के घाव भरे हैं और साथ में जो गुलामी की मानसिकता है उसके मुक्ति से भी प्रधानमंत्री ने इसको जोड़ा। क्या कुछ संदेश देशवासियों के लिए वहां से प्रधानमंत्री जी का? लाल जी, ये भावुक पल था। ये भावुक पल इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो राम को लोग जानते हैं, तो उसके पीछे की बात में कहते हैं कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बने थे जब राम जंगल में गए थे, और जब जंगल से वापस लौटे तब वो राम को लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के रूप में जाना। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष जो 500 साल की है, आज जब आप देख रहे थे उस पल को, संघ प्रमुख मोहन भागवत कितने भावुक थे अपनी बात को कहते हुए जी। पीएम मोदी खुद कितने भावुक थे धर्म ध्वजा के ये बटन दबाते हुए। तो मुझे लगा था कि भारत के, ये मुझे लगता है जो बात आप कह रहे थे कि एक आप सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहिए या उसको आप कहिए कि एक सिविलाइजेशनल रिफॉर्म की बात आप कह सकते हैं जी, कि आप इस देश ने राम के साथ अपनी पहचान किस तरह से खो दी थी। इसका मैं सीधे बताता हूं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 1992 के आसपास रामलला विराजमान जब टेंट में थे और पीएम मोदी भी वहां थे, वो तस्वीर आप देखेंगे काफी वायरल हो रहा था। उस तस्वीर देख के क्या आपको कह सकते हैं कि यही अयोध्या था उस समय? और आज के अयोध्या को देखिए तो ये संकल्प से सिद्धि का अयोध्या है। बिल्कुल। ये संकल्प, जब ये आप ये देखिए कि हजारों हजार लोगों के बलिदान, उनके संघर्ष, उनकी गाथा इस रामलला और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संघर्ष गाथा में जुड़ता है। ये संघर्ष आप देखिए कि कितने लोग, अनाम लोग जिनके के नाम की चर्चा नहीं है। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कह रहे थे या संघ प्रमुख मोहन भागवत जब बता रहे थे, तो आप उसमें देखिए कि उस तमाम जो अनाम लोग थे, राम भक्त थे, उनके सपनों को साकार होते हुए जब आप देख रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये सामाजिक चेतना का ये आंदोलन एक मूर्त रूप लिया था। तो कैसे एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है इस देश में। सामाजिक चेतना मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सामाजिक पूरे संघ के 100 साल में
संघ ने सिर्फ एक आंदोलन राम जन्मभूमि का अपने हाथ में लिया था, सिर्फ एक। जी 100 साल में संघ के आंदोलन में सिर्फ एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये आंदोलन, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का एक संकल्प लेके ये आंदोलन शुरू हुआ था। और जब आप आज अयोध्या में ये धर्म ध्वजा देखते हैं और दुनिया के लोग देखेंगे, तब उस संकल्प को याद करेंगे, उस संघर्ष को याद करेंगे, उस कुर्बानी को याद करेंगे, जो आज राम से अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में एक इस तरह की चीजें साबित हुई है कि अपनी विरासत, अपनी पहचान का वो संघर्ष एक देश में एक पुनर्जागरण के रूप में लौटता है, जो देश का मनोबल, देश का विश्वास किस रूप में बढ़ता है, जो पीएम मोदी कह रहे थे। मैं अपने यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने पूछा था कि इस अयोध्या में ये वर्ग कहाँ है, वो वर्ग कहाँ है, इधर के लोग कहाँ हैं, उधर के लोग कहाँ हैं। सप्त मंदिर जो है विनोद जी, माता शबरी का मंदिर है उसमें, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, निषाद राज जी का मंदिर है उसमें। ये बताइए कि ये जिसे कहते हैं ना कि वहाँ से एक उसके बारे में फेक नैरेटिव, फेक एजेंडा जो प्रोपेगेट करने किया जाता है, उसको भी एक तरह से वो ध्वस्त हो गया वहाँ से। आप देखिए किस तरह से वहाँ पर जिसे कहते हैं सर्व समाज, सनातन मतलब सब, सभी का कल्याण और सर्व समाज का कल्याण, ये संदेश भी वहां से बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ दिया गया है। लाल जी, अब सीधे सीधे इस बात को अगर आप इस तरह से समझें कि वो लोग वो हैं जिनके नैरेटिव में आप राम को नकारते हैं, इस देश की पहचान को नकारते हैं, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नकारते हैं, इस देश में आप अयोध्या जैसे महानगरी को नकारते हैं, तब आप ये बात करते हैं जी। क्योंकि जो लोग राम को जानते हैं, वो राम का मतलब एक समता मूलक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला राम होता है। बिल्कुल। राम अल्लामा इकबाल के भी इमाम हैं, राम रहीम के भी राम हैं, राम कबीर के भी राम हैं। और ये राम जब घट घट के राम हैं, जन जन के राम हैं, उस राम को जिस तरह से उनकी मर्यादा को ही लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, तो लोगों ने कहा कि राम मंदिर जाने से, बनने से नौकरी कहाँ मिलेगी, इसमें लोग कहाँ आएंगे। तो आज जब पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि आप रामलला विराजमान के दर्शन में राम मंदिर आएं, तो ये सप्त मंदिर जरूर जाएं जी। और सप्त मंदिर जाने का महत्व ये है कि जहां पे आप माता सबरी के मूर्ति देखेंगे जी, जहां आप निषाद राज को देखेंगे, जहां आप महर्षि वाल्मीकि को देखेंगे जी, आपको ये सारे लोगों, आप सारे ऋषियों और संतों में अपने अपने भाव दिखेगा। जनजातीय समाज के आतिथ्य भाव को आप देखेंगे वहां आप माता सबरी के मंदिर में। आप निषाद राज के जब मंदिर में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि साधन नहीं, साध्य का महत्व है, भाव का महत्व है, भक्ति का महत्व है, जो राम ने कभी भी मूल और वंश और व्यक्ति के रूप में किसी को इस तरह से साथ नहीं लिया था। उन्होंने भाव और भक्ति को देखा था। उन्होंने जो सर्व समाज का बनाया, जिसे राम राज्य कहते हैं, आज धर्म ध्वजा ने उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं एक नई क्रांति का संचार किया है। और ये नई क्रांति ऐसा कि जो लोग अभी तक मंदिर रामलला के विराजमान के दर्शन करने नहीं गए हैं, वो भी आज ईश्वरत्व की बात करते हैं। अखिलेश यादव का आज का ट्वीट पढ़िए ये धर्म ध्वजा के बाद, कि लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप, हम जो इटावा में केदारनाथ मंदिर का डुप्लीकेट मंदिर बना रहे हैं, वहां आप आइए, और उसके बाद हम भी अब रामलला के दर्शन करने राम मंदिर जाएंगे। बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट डिसीजन लिए हैं नया महाकाल मंदिर बनाने का। ममता बनर्जी इससे पहले जगन्नाथ मंदिर बना चुकी है। ये क्या है? ये राम मंदिर के बाद का जो एक सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण है, लोगों को एहसास कराया है कि भारत जाग चुका है अपनी पहचान को लेके, अपनी अस्मिता को लेके। ये आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन से आप देखिए कि आज अगर विरासत के साथ विकास का है तो वो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, पूरे देश ने दिखाया है कि विरासत से भी विकास है। किस तरह से विकास होता है। और जो नैरेटिव की बात हुई, राम तो शबरी के राम हैं, जो शबरी के जूठे बेर को खाते हैं। राम तो निषाद राज के राम हैं, जो निषाद राज के साथ अपना शिक्षण पठन पाठन करते हैं, और वो भी गुरु वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के यहाँ, और निषाद राज को गले लगाते हैं। राम वो हैं जिनकी प्राण प्रिय जो सीता हैं,
उनको महर्षि वाल्मीकि अपनी बेटी की तरह रखते हैं। बताइए इसमें एजेंडा कहाँ टिकेगा। और बात आर्थिक की जहाँ तक बात है विनोद जी, डेटा के द्वारा हमने समझाया कि किस तरह से कितना बड़ा योगदान रोजगार में, आर्थिक गतिविधियों में अयोध्या और अयोध्या के जैसी जो नगरी होती है उसका कितना बड़ा योगदान है। चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं विनोद जी। देखिए, मंदिर इकोनॉमी को लेके जितना अभी तक आप एक डिस्कोर्स देखिए कि जब जब इस बात होती थी राम मंदिर के, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग और बड़े सेकुलर सो कॉल्ड के जो नेता थे, इवन क्या अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए, कि ये लोग राम मंदिर के बदले में कहते थे कि वहां शौचालय बने तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूमिका बनेगी। अब देश ये देखे कि आज लोगों के हर घर में शौचालय है, कि नहीं कोई लोग कहते थे कि ये भाई ये जो है यहाँ पे हॉस्पिटल बने तो ये मंदिर से एक बेहतर हो सकता है। आज वो देखे कि अयोध्या में 4 हॉस्पिटल है, आज आप देखें कि अयोध्या में मेडिकल कॉलेज है। ये अयोध्या किस तरह से एक विराट स्वरूप में आया है, ये राम मंदिर के कारण संभव हुआ है। ये इसमें किसी सरकार के 1 रुपये नहीं लगे हैं, ये उन सारे लोगों का, इस देश के, पूरी दुनिया के जो भक्त हैं उनके एक एक पैसे से इतने भव्यता अयोध्या की लौटी है। और वो धर्म ध्वजा जो है वो पूरे दुनिया के राम भक्त आप कह सकते हैं भारत की सभ्यता की और भारत की पहचान को किस तरह से रेखांकित किया है। तो यही आज अगर आप कह सकते हैं कि अगर रोम में लोग जाते हैं, एक यूनिट मानते हैं कि ये पोप की जगह है, तो आने वाले समय में राम इस देश के आस्था के केंद्र है, तो अयोध्या वो बन रहा है, अयोध्या राजधानी है। यही बात सीएम योगी तो अभी कह रहे थे कि कल की अयोध्या तो आपने देखी होगी और आज की अयोध्या जाके देखिए कि आपको इस विराटता को किस तरह से देखते हैं जी। एक अयोध्या में अगर आप 3 लाख से लोग प्रतिदिन आते हैं, फुटप्रिंट है लाल जी, तो आप सोचिए कि उस वहां की इकोनॉमी के क्या है। बिल्कुल, आप सोचिए कि मंदिर के पूजा के और सारे गतिविधि से जितने भारत के सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक केंद्र हैं, वहां जितने एम्प्लॉई हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं, क्या कोई सरकारी सेक्टर में या कोई बड़े इंडस्ट्री सेक्टर में क्या इतने लोगों को आप देखे होंगे? महाकाल कॉरिडोर देख लीजिए या आप बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, 4 धाम यात्रा को देख लीजिए, आप ये जितने इस 11 साल के इस दौर में बने हैं, तो जो लोगों को नहीं देखना है और जिनको सिर्फ नैरेटिव बनाना है वो बनाए, लेकिन भारत ने आज अपनी पहचान बनाई है, भारत ने आज अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्प को इस धर्म ध्वजा से जोड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि ये नया भारत है जो विरासत के साथ अपने विकास के संकल्प को सिद्धि पाए। बिल्कुल, अयोध्या का यही संदेश है और यह संदेश पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। शुक्रिया विनोद जी, लेकिन अभी आप जुड़े रहिएगा क्योंकि उधर कर्नाटक में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत बड़ी जबरदस्त उठापटक है कुर्सी को लेकर के, क्योंकि राम को तो कुर्सी से 14 साल के लिए वनवास दिया गया था, बाद में कुर्सी मिल गई थी। कर्नाटक में कुर्सी को लेकर बड़ा जबरदस्त खेला चल रहा है। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ एक ब्रेक के बाद। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आज की खास चर्चा की खास मेहमानों के साथ। और आज की जो खास चर्चा हम करने वाले हैं कि स्टेशन पर अटकी कर्नाटक कांग्रेस की सियासत, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर जबरदस्त खींचतान चल रही है। कर्नाटक में इन दिनों मुख्यमंत्री की अदला बदली की चर्चा बहुत जोर पर है। कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री? इसकी वजह है सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही सीएम इन वेटिंग और अभी डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। दोनों गुटों के समर्थन में विधायक दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला आला कमान के कोर्ट में डाल दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की पूरी सियासत की नजर अब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो हैं राहुल गांधी, उन पर टिक गई है। तो इसलिए क्योंकि अब वही कुछ इसका फैसला कर सकते हैं। जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं आला कमान करेंगे फैसला। सिद्धारमैया गुट का मानना है कि संघर्ष मुख्यमंत्री को लेकर नहीं है बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, क्योंकि वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम है ही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायकों को मंत्री बनने के लिए दिल्ली दरबार तक आना जरूरी होता है क्या? दरअसल साल 2023 में आला कमान ने कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को सीएम पद की दावेदारी छोड़ने के लिए कहा था। उस समय आला कमान ने उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया था कि 2.5 साल के बाद उनकी दावेदारी बन सकती है। तो अब 2.5 साल पूरे हो गए, लेकिन अब सिद्धारमैया इस वादे से अलग हो गए। डीके शिव कुमार गुट उन्हें याद दिला रहा है कि शर्तों के मुताबिक अब उन्हें सीएम पद का ऑफर डीके शिव कुमार को दे देना चाहिए। लेकिन जानकार बताते हैं कि मई 2023 में लंबी चर्चा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, उनके समक्ष सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच यह डील फाइनल हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी की पहल के बाद ही सिद्धारमैया इस बात पर सहमत हो गए थे। तो वही शिव कुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश कह रहे हैं कि यह सिद्धारमैया की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने वचन को पूरा करें। लेकिन सिद्धारमैया अब पूरा टर्म यानी 5 साल तक बने रहना चाहते हैं। तो सब कुछ आला कमान पर छोड़ा गया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हाई कमान अब कंफ्यूजन को दूर कर देगा। Whatever they want to say, let them say to the High Command. Ultimately, to put a full stop to this confusion, the High Command has to take a decision. वहीं विधान परिषद में जो नेता विपक्ष हैं, बीजेपी नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी, उन्होंने कहा कि खड़गे के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कई हाई कमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल कई कमांड है, उनके ऊपर हाई कमांड दूसरा हाई कमांड है। केवल उन्हें रिमोट के जैसे वो हाई कमांड क्या डिक्टेट करता है, वो हाथ उठा करके डायरेक्शन देता है। कई कमांड है, हाई कमांड नहीं है। हाई कमांड गांधी परिवार कब तक रहता है, अब तक दूसरा परिवार को, दूसरा व्यक्ति को हाई कमांड बना नहीं सकता। केवल कई कमांड हो सकता है। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री यानी दूसरे खिलाड़ी डीके शिव कुमार ने क्या कुछ कहा है, देखिए। ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಈಚೆ ಬರ್ತೀನಂತ ಅವತ್ತು ದುಡಿದಂಥ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. शिव कुमार जो बोल रहे थे वो कन्नड़ भाषा में है, तो उसको क्या बोल रहे थे सही समझाने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ रही हैं बेंगलुरु से, और इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं, हमारे साथ में दुष्यंत नागर जी हैं, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ उत्कर्ष केएस जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का। मैं पहले तो ज्योति के पास ही चलता हूं। ज्योति, जैसा मैंने पहले ही कहा कि शिव कुमार जी ने जो बोला जरा हमें बताइए, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा, तो सबसे पहले तो वही बता दीजिए।
लालचंद जी, डीके शिव कुमार जी ने ये कहा है कि जब वो जेल गए थे, उनके ऊपर केस था ना, वो जब जो जेल गए थे उस वक्त किसने उनके लिए पूजा की, मन्नत मांगी, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अभी भी डीके शिव कुमार को सीएम बनाने के लिए उनका फैंस जो है वो भगवान को मन्नत मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस सिलसिले वो बात कर रहे थे, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं जेल में था उस वक्त किसी ने मेरे लिए पूजा की है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से सत्ता की संघर्ष चल रहा है, डीके शिव कुमार जी का जो बात है ना बहुत ही काम एंड कंपोज है। उन्होंने आगे इसी बात में कहा है कि हम एक पार्टी के मुताबिक चलता हूँ, पार्टी है तो हम है, कार्यकर्ता है तो हम है, पार्टी से ऊपर हम कोई भी नहीं है, आत्मशास्त्र के मुताबिक मैं चलता हूँ, उन्होंने इस बाइट में वो ही कहा है। तो जब से आप भी देख रहे, जब से नवंबर आया है यहाँ पे तो इतना हंगामा मचा हुआ है, नवंबर रेवोल्यूशन हुआ। अभी 2.5 साल जब से कंप्लीट हुआ है सरकार की, ये 2.5 साल की बात चलती रही है। दिल्ली में वो 4 दीवारों के बीच में क्या बात हुई थी हाईकमान के साथ, यही एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल सिद्धरामैया के सत्ता के बाद ये पावर शिफ्ट होनी ही चाहिए। तो इसी बात को लेकर अभी डीके शिव कुमार की पहले जो पस्तर में था ना, उतना डीके शिव कुमार के लिए सपोर्टर्स नहीं थे। जैसे हम दिन भर दिन फॉलो अप कर रहे हैं, अभी डीके शिव कुमार की पल्ला तो थोड़ी बढ़ गई है, वहां पे उनका सपोर्टर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है दिन से दिन। ठीक है, वो अभी हाँ जी बिल्कुल। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं कि ज्योति जो बात कह रही थी ना कि डीके शिव कुमार अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दे रहे थे, तो हुआ यह है कि जब से डीके शिव कुमार गुट ने दावा किया है तब से वोकालिंगा समुदाय के लोग उनके समर्थन में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेंगलुरु पहुंचकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विनोद जी, जिस तरह से एक तरफ तो शिव कुमार बिल्कुल साफ कह रहे हैं, उनके समर्थक दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ सिद्धारमैया इस तरह से नेगेट कर रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं है, बात तो ये कि मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जाए। ये जो कोशिश है इसमें एक बार फिर से ऐसा नहीं लगता विनोद जी कि हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि कितने हफ्ते ये मामला लटका था कर्नाटक में सीएम का, और लगता है कि वक्त की जो सुई है समय की वो 2.5 साल एकदम बिल्कुल पीछे घूम गई हो। लाल जी, ये चर्चा विस्तार से तो ये म्यूजिकल चेयर की कहानी तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता है वो अपनी अपनी बात बताएंगे जी। लेकिन मैं सीधे सीधे ये देखता हूं कि ये बिहार चुनाव का इम्पैक्ट है। बिहार चुनाव के करारी हार के बाद ये एक तरह से जो कर्नाटक में जो पावर शिफ्टिंग का खेल शुरू हुआ है उसके पीछे कहानी यही है कि डीके शिव कुमार को ये एक बात लगने लगी थी कि सिद्धारमैया अभी पिछले महीने में 3 बार दिल्ली आए हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि उनका जो कमिटमेंट था 2.5 साल का 30 महीने का इनका बना था, जो 6 मई 2023 की बात अगर मैं करेक्ट हूं तो जो इनका निगोशिएशन हुआ था दोनों के बीच में, सूर्यवाला भी उसके गवाह है जी, वेणुगोपाल भी हैं, ये पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे। इन सब के बीच में ये डील हुआ है कि डीके शिव कुमार को अपनी जीत छोड़नी चाहिए। पहला जो 2.5 साल है वो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल के बाद वो खुद उनको छोड़ देंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये सिद्धारमैया इस बात के लिए तैयार नहीं थे। अभी वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम कैबिनेट रिफॉर्मेशन करें। अगर ये कैबिनेट की बात वो कह रहे थे कि हम नया मंत्रिमंडल लाएंगे, नए लोगों को जगह देंगे, तो वो इस तरह से चाह रहे थे कि ये कम से कम कुर्सी वाला जो है अदला बदली का ये मामला थोड़े दिन के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये बात डीके शिव कुमार को लगा कि ये मौका इसलिए उनके लिए दुरुस्त है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान, अब सीधी बात तो इस मामले में ये भी क्लियर हो गया कि हाईकमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, हाईकमान अब राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी आपका पोस्चरिंग लेते हैं डीके शिव कुमार को अगर कंटिन्यूटी रखना है कर्नाटक के असेंबली में, अगर इलेक्शन को देखना है तो डीके शिव कुमार के लिए ये मौका है कि भाई वो कम से कम आने वाले इलेक्शन के लिए भी दावेदारी कांग्रेस का कर सके। ये बात अगर राहुल गांधी को बिहार इलेक्शन के बाद समझ में आई होगी तो शायद उनके लिए ये बेहतर मौका है। बिल्कुल बेहतर मौका है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में ये संकट है, इसीलिए आज जो है दुष्यंत नागर जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले उत्कर्ष जी के पास, क्योंकि हम सत्ताधारी वाले को जवाब देने के लिए सबसे आखिर में मौका देते हैं कि वो सारी सवालों का जवाब दें। उत्कर्ष जी, ये बताइए कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि डीके शिव कुमार जी कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल से आप लोगों के भी संपर्क में है क्या? कुछ कोशिश हो रही है क्या? आपका भी इसमें कोई स्टेक बन रहा है क्या? बताइए।
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है सर। पहली बात यह है, देखिए कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है जी। तो उस समय कांग्रेस ने जो वादा की उस वादा पूर्ण करने से पहले आज ये लोग उनके सामने लड़ाई में पूरी तरफ से उनका जो व्यवस्था शामिल है। दूसरी बात यह है, आप देखिए कर्नाटक की हर एक इलाका में भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप है, चाहे एग्रीकल्चर, फाइनेंस, और हर एक इलाका में भ्रष्टाचार है। चाहे सरकार की एक ही मंत्री इस विचार के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब कुर्सी की बात आती है, पूरी तरफ से वो दिल्ली में बैठ करके जिस व्यक्ति को कुर्सी को ऊपर टवल लगाना है वो काम वो लोग कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, आज कर्नाटक की जनता पूरी तरफ से तंग हो चुकी है, क्योंकि 2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ अब सीएम डीसीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज किसी काम आज कर्नाटक की व्यवस्था में नहीं हो रहा। आज किसानों की मुद्दा है, वंचित पीड़ित शोषित परिवार लोगों की मुद्दा है, दलितों की मुद्दा है, बहुत सारे समस्या आज कर्नाटक में है। लेकिन आज सरकार की पूरी व्यवस्था, चाहे वो सिद्धरामैया हो, डीके शिवकुमार हो, उस व्यवस्था के बारे में, इन समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की आज पूरी व्यवस्था आज कुर्सी की लड़ाई में शामिल है। आप देखिए दिसंबर 8 बेलगावी में अधिवेशन है, लेकिन उस अधिवेशन का तैयारी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा लोग कुर्सी की लड़ाई में शामिल है। और लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद बोले तो हाईकमांड निर्णय लेगा। अरे भाई साहब, आप तो एआईसीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप इस तरफ से जो बात करते हैं ना, जब पूरी तरफ से कंफ्यूजन और एक डिवीजन का माहौल हो चुका है कर्नाटक में, क्योंकि आज बहुत इस तरफ की जो समस्या को पूर्ण तरफ से परिहार देना पड़ेगा। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। दुष्यंत नागर जी, मैं थोड़ा सा आपके लिए सवाल को व्यापक बना रहा हूं, इसलिए व्यापक बना रहा हूं कि आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ, और हिमाचल में भी, बल्कि हिमाचल में भी ये हुआ था, और अब ये कर्नाटक में हो रहा है। क्या कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है ऐसे सिचुएशन में फैसले लेने में उनको मुश्किल आ रही है? कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की जो पकड़ होनी चाहिए जिससे कि राज्यों के ऐसे मामले को सुलझाया जा सके, जो हमने देखा, मैंने उदाहरण दिया राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल का और अब कर्नाटक, क्या ऐसी कोई स्थिति कांग्रेस में बनी है? दुष्यंत नागर जी, देखिए आपने बड़ा व्यापक प्रश्न पूछा है और मैं इसका आपको बहुत ही व्यापक तरीके से ही जवाब दूंगा जी। जिस तरह से आपने कहा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को फैसले लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है। जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, अभी राजस्थान में हुआ। वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, सबकी राय लेके किया गया, प्रभारी भेज के बनाया गया और प्रभारी उन लोगों को बनाया गया कि जो पार्टी के अंदर बहुत वरिष्ठ एक पोजीशन में हैं। जिला अध्यक्षों की राय से गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया गया जी, प्रभारी भेजा गया, सबकी राय ली गई, अंतिम फैसला राज्य के नेतृत्व का था। तो कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है सर। और मैं आपको बताऊं, डीके शिव कुमार जी के ऊपर जो बहुत सारे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी जो फैसला करेगी वो मंजूर होगा। ठीक है, देश के किसी भी राज्य का उप मुख्यमंत्री होगा, वो सम्राट चौधरी जी भी होंगे, उनके हृदय के अंदर अवश्य ये इच्छा होगी कि वो एक दिन सीएम बने। तो अगर यहाँ उससे थोड़ी आगे की बात है दुष्यंत सर, यहाँ आगे की बात इसलिए है कि 2.5 साल पहले उनको प्रॉमिस किया गया था, ये उनका दावा है कि भाई बनाएंगे। उन्होंने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया गया, ये विनोद जी का दावा है। और विनोद जी इसमें कहां से आ गए? विनोद जी इसमें कहां से आ गए? भाई का बाइट सुना दूं आपका। डीके सुरेश पूर्व सांसद है। हाँ, डीके सुरेश की बाइट है। डीके सुरेश वहां मौजूद थे इस निगोशिएशन में। देखिए सुरेश भी आपके भाई हैं, ये सब भाई भाई का खेल है। तो आपके सांसद ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए दुष्यंत सर। देखिए आदरणीय डीके शिव कुमार जी जमीनी नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी सत्ता में आई, उनका एक वरिष्ठ स्थान पार्टी के अंदर है और वो सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में डीके शिव कुमार को लोग आदर करते हैं। लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई विवाद नहीं है, ये खुद कोई विवाद ही नहीं है। दिया वाह भाई वाह, कहां उन्होंने कह दिया
पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा। तो हाईकमान कौन है? तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं हाईकमान फैसला करेंगे, तो बीजेपी पूछ रही है कितने कमान है ऊपर में। हाईकमान के बारे में सर, मैं हाईकमान के बारे में आपको बता दूं, कांग्रेस में कभी कोई एक नेता हाईकमान नहीं होता। राज्यसभा के नेता, सामूहिक नेतृत्व, सभा के नेता। आपने कांग्रेस के डेमोक्रेसी की बात कही दुष्यंत सर। सुन लीजिए सर, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुन नहीं रहे। नहीं, आपकी सारी बात सुन तो ली। अध्यक्ष होता है और जो संगठन प्रभारी महासचिव होते, सर ये 4-5 लोग मिलके पार्टी चलाती, यही हाईकमान होता है। अच्छा ये बताइए ना, भारतीय जनता ये बताइए, आपने कांग्रेस के डेमोक्रेसी का हवाला दिया, डेमोक्रेसी का हवाला दिया शशि थरूर जी को, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से लेकर अभी तक डेमोक्रेसी नजर ही नहीं आती। शशि थरूर जी लड़े थे अध्यक्ष का चुनाव, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको फैमिली बिजनेस। ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं ज्योति के पास चलता हूं। ज्योति, सिद्धारमैया कैंप ने, आपके जरिए हमको लगातार खबर तो मिलती रहती है, हम लोग चर्चा करते भी रहते हैं, सिद्धारमैया कैंप ने कौन से दांव नहीं खेले। अभी हाल में दांव खेला कि 2028 पर नजर रखिए, उस समय आपको फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री पेश करके लड़ेंगे चुनाव। उससे पहले एक जी परमेश्वर जी को आगे किया था, फिर सिद्धारमैया जी के बेटे ने एक आदमी का नाम लिया था, कोई ट्राइबल लीडर है कि वो उनका नेतृत्व होना चाहिए। मतलब सारे गेम सिद्धारमैया कैंप खेल रहे हैं, लेकिन उस बात पर नहीं आ रहे हैं जिस बात का दावा डीके शिव कुमार कैंप कर रहे हैं और जिस बात को दुष्यंत जी निगेट कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या डीके शिव कुमार कैंप का ये दावा नहीं है कि उनको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का प्रॉमिस किया गया था? बिल्कुल लालचंद जी, 2023 में जब कांग्रेस सत्ता में आया, ये तो हुआ है कांग्रेस हाईकमान के बीच ही हुआ है। ये बात 2.5 साल तक सीएम सिद्धरामैया सीएम कुर्सी पे रहेंगे, उसके बाद पावर को शिफ्ट करना है। यतींद्र सिद्धरामैया उन्होंने एक बार कहा था मैसूर फंक्शन में, उन्होंने कहा था कि सिद्धरामैया की उत्तराधिकारी जो है वो है सतीश जारकिहोली। और 2-3 दिन पहले, जैसे आपने कहा, डॉक्टर जी परमेश्वर जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी एक दावा लगाया कि मैं हमेशा सीएम रेस में रहता हूं और मेरा नाम हमेशा सीएम रेस में रहता है। जब 2023 में 2013 में कांग्रेस जब सत्ता में आया, जब मैं ही केपीसीसी प्रेसिडेंट था, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे वजह से ही पार्टी आया है। मतलब इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली डीके शिव कुमार को कुछ टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार के जो सपोर्टर्स है, उनका कहना है, उनका दावा है कि 2023 में कांग्रेस इतने नंबर पे सत्ता पे आया है, इसमें योगदान डीके शिव कुमार जी का बहुत है। लेकिन यहाँ पे सतीश जारकिहोली ने भी आज कहा है कि सामूहिक नायकत्व पे हमारे कांग्रेस पार्टी सत्ता पे आया है, ना कि केवल एक व्यक्ति से। जैसे आपने कहा कैबिनेट रिशफल के बारे में, सिद्धरामैया जी उन्होंने कैबिनेट रिशफल के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसको डीके शिव कुमार जी ने ब्रेक लगाया, क्योंकि लीडरशिप का जो चर्चा है वो जिंदा रहे। ठीक है विनोद जी, जो सिचुएशन आपको कर्नाटक में बनता हुआ दिख रहा है, इससे आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह याद आ रहा है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और के हिमाचल की बात कुछ अलग है। मध्य प्रदेश पे भी जो चीजें हुई थी वो तो आप ये देखिए कि कांग्रेस का डिवीजन भी इसीलिए हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी पावर गेम के कारण कि वहां पे ये कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए। अब माधवराव सिंधिया के नेतृत्व में आपने इलेक्शन लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत मेहनत की और कांग्रेस पार्टी एक सत्ता में भी लौटी, और अचानक वहां कमलनाथ आ गए। उसी तरह से आप राजस्थान में देखिए कि पार्टी में मेहनत पायलट ने की और सीधे सीधे अशोक गहलोत की कोई भूमिका नहीं थी इस पूरे इलेक्शन में, और वो अशोक गहलोत सीएम पा गए। तो ये वहां भी छत्तीसगढ़ में भी ऐसे यहाँ टीके सिंह देव और भूपेश बघेल में चला, ये कहानी आपने बिल्कुल हम लोग जानते ही हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये डिच का मामला है। ये मामला जो है, ये वहां पे अगर 2.5 साल का नहीं हुआ हो छत्तीसगढ़ में, और यहाँ ये निगोशिएशन, वहां तो चलिए आलाकमान से हुक्म आ गया, लोगों ने मान लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी भी तोड़ ली। लेकिन अब सवाल ये है कि आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स सिद्धारमैया का है, वो सिद्धारमैया एक तरह से डीके शिव कुमार को अलग थलग करने पे लगे हैं। कास्ट सेंसस से लेके जितना पॉलिटिक्स उनको करना था अपने एक जातीय उन्माद को लाने के लिए, सिद्धारमैया ने वो किया।
वो एक तरह से ट्रैप में लेना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से पॉलिटिक्स में कास्ट कार्ड खेलना शुरू किए, उसको वो देखते हुए सिद्धारमैया ने वो ट्रिक अपनाया था, और डीके शिव कुमार इस पॉलिटिक्स से असहज हो रहे थे जी। और यही कारण है कि डीके शिव कुमार को लगने लगा कि ये हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। आज तक कर्नाटक सरकार अपने कास्ट सेंसस को पब्लिश नहीं कर पाई। तो ये सवाल है कि आप डीके शिव कुमार को इग्नोर कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स में जो आपको सीधे सीधे सत्ता में लाया था। यही चीज वो बार बार उनके लोग, उनके समर्थक, उनके गुट याद दिला रहे हैं जी। उत्कर्ष जी, जब 2023 में चुनाव हुए तो आपकी सरकार जी से हमारा एक प्रश्न भी ले लीजिए। हाँ, पूछ लीजिए। उत्कर्ष जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपकी संख्या अधिक है बिहार में और आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप को स्वीकार कर लिया। क्या आपने वहां पे बिहार की बात कर रहे हैं क्या? बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ। नहीं किया, ठीक है, जोड़ देता हूँ। आप सवाल उठा रहे हैं कर्नाटक में, आप अपने घर को ठीक कर लो पहले। उत्कर्ष जी कर्नाटक के ही हैं। उत्कर्ष जी बताइए, अभी जब 2.5 साल पहले चुनाव हुआ था तो आपकी पार्टी तो भारी संख्या से हार गई थी, ये तो बिल्कुल सच है, ठीक है। अब जब कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, इसमें आपको अपने लिए अवसर नजर आ रहा है? सर देखिए, बात तो ये है, मैं एक वकीलिका परिवार से आता हूँ, लेकिन चुनाव से पहले खुद डीके शिव कुमार जी ने हमारे परिवार के सामने आके, आप इस बार वकीलिका परिवार, आप इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्होंने खुद कहा। लेकिन आज उसके बाद सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री बने, वकीलिका परिवार के सामने बहुत नाराज है। तो देखिए, आप कांग्रेस की हाईकमांड पूरी तरफ से विफल हो चुका है, फेल्ड हाईकमांड है, वो डायरेक्टली बोलना है, क्योंकि आपने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसी तरफ से आपने साइडलाइन किया। आज क्या परिस्थिति है कांग्रेस की पंजाब में देखिए, मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, आपने पंजाब के बाद क्या परिस्थिति है, उसी परिस्थिति आप डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसी परिस्थिति होगा। लेकिन आज हमारी वादा ये है, आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल से सीएम डीसीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई, लेकिन आप देखिए कर्नाटक में कितना सारी दुष्यंत नागर जी, ठीक है, दुष्यंत नागर जी, कौन देगा? ठीक, दुष्यंत नागर जी, आपको देने के लिए किसी तरफ से कांग्रेस तैयार नहीं है। ठीक, उत्कर्ष जी। दुष्यंत नागर जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नहीं कोई समस्या ही नहीं है। कल राशिद अल्वी की बात हम लोग सुनवा रहे थे कि भाई संकट को जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए उतना अच्छा कांग्रेस पार्टी के लिए। मुझे लगता है आप कम से कम राशिद भाई की बात से तो समर्थन देंगे, मानेंगे राशिद भाई की बात। मीडिया डिपार्टमेंट का आधिकारिक हिस्सा नहीं है, उनकी निजी राय है, वो अपनी निजी राय व्यक्त करते क्या बात है, ये भी चिंता की बात नहीं है, एक अच्छी बात है। मैं ये आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ और मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर्नाटक में चल रहा है, बहुत अच्छा काम तेलंगाना में चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकारें जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले कर रही हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, फिलहाल शुक्रिया। उत्कर्ष जी शुक्रिया, ज्योति शुक्रिया जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर किस तरह से रार है, टकरार है, आर पार है। देश भर के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कुछ विपक्ष शासित राज्यों में कुछ विपक्षी पार्टियां तीखा विरोध इसका कर रही हैं, लेकिन एसआईआर का सबसे अधिक विरोध पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी कर रही है। कोलकाता स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया। लेकिन बात सिर्फ विरोध नहीं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बीएलओ को भरोसा दिया है, क्योंकि बीएलओ ने चिट्ठी लिखी थी, तो बीएलओ को भरोसा दिया है और कहा कि कोई भी बीएलओ सस्पेंड नहीं होगा। और साथ ही जो कुछ बीएलओ की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम से उनकी मौत का कारण भी ढूंढा जाएगा। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी एसआईआर के विरोध में हर तरह का हथकंडा अपना रही है। राज्य में एसआईआर पर सत्ताधारी टीएमसी और प्रमुख विपक्षी बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है। तो सांसद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है। It is difficult for them to do it. They are under tremendous pressure. Democracy is being destroyed by the election commission. Earlier, but the point is this: elector used to decide who will form the government. Now the government is deciding who will be my elector, who will again bring me in the power. प्रेशर की बात बीजेपी भी मान रही है, लेकिन वो कह रही है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये प्रेशर दरअसल इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी बीएलओ को डरा रही हैं। ममता बनर्जी खुद कल आपने नवान्नों का टेलीफोन से इलेक्शन कमीशन का बहुत सारा अधिकारी को डराया है फोन करके। वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जो करना चाहिए वो काम ये लोग कर रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ बात करना चाहिए और पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा। और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि बीएलओ तो दरअसल हमारे हीरो हैं। প্রচুর কাজ করেছেন বিএলও যেটা আছে, প্রচুর খাটনি করেছেন বিএলও যেটা আছে, অ্যান্ড বিএলও যে আছে ও অ্যাকচুয়ালি যে আছে আমাদের এসআইআর এসএসআই হিরো আছে। দে হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, দে আর দ্য ফুট সোলজার্স, দে আর গোয়িং ফ্রম হাউস টু হাউস, দে আর দ্য ফেস অফ দি इलेक्शन कमीशन इन द फील्ड। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, पहले विरोध में उतरे थे, अब तो समर्थन में भी भारी संख्या में लोग उतर रहे हैं। एसआईआर के समर्थन में क्या कुछ चल रहा है कोलकाता में? अजीत लाल जी, अभी जो सभी यहाँ पे तैयार हुआ है, जो चल रहा है यहाँ पे, एक तरफ सीईओ का जो ऑफिस है वो लगातार वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कोई मुर्शिदाबाद का, कोई नदिया का, कोई पूर्व मेदिनीपुर का, कोई पूर्व बर्धमान का बीएलओ है जो खुशी कह रहे हैं कि कोई 15 दिन में, कोई 17 दिन में उनका पूरा काम कर लिया है और उनका जो खुशी उनके चेहरे में झलक रही है। अभी लेटेस्ट जो अपडेट है लाल जी, ये मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि ये पूरी बात से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं मेंशन करना चाहूंगा कि 1427 वोटर्स जी एक पोलिंग स्टेशन में, ठीक है, वो डिजिटलाइज किया है। महिषादल, पूर्व मेदिनीपुर के महिषादल जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, सौरभ वहां के बीएलओ। सौरभ, आज समय की क्योंकि कमी है, आज क्योंकि समय की कमी है इसलिए यहां आपको रोक रहा हूं। आगे आपसे इस पर जरूर विस्तार से जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया आपका, आगे जरूर इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।